हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन आपके लिए बेटर हो, यही दुआ करते हैं। और आपकी पढ़ाई जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए आज के दिन से। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास से। और इसमें हम आप सबको पहले बता चुके हैं कि 30 क्वेश्चन का टेस्ट है। 30 एमसीक्यू आपसे के लिए लेके आए हैं और उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप लाइव चैट में इन्वॉल्व होकर आप अपने आप को जो है दूसरों के साथ कंपेयर करके अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी एडवांस में आपको बता दिया गया था कि ये जो टॉपिक का टेस्ट होना है, थ्योरी आपको रिवाइज कर दी गई है। तो हम आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी के साथ। और आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल हमारा द फीडियाज एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली क्लास की अपडेट मिलती रहे और टेस्ट की अपडेट मिलती रहे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें मेटा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है उस पर फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं, वो आप सब वहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि हम डीएसएसबी और केवीएस से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। डीएसएसबी की बहुत सारी जॉब्स की और केवीएस की पीआरटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपको करवाते हैं। तो आप सभी अगर यह चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए आज के टेस्ट में शामिल होने के लिए। जो टॉपिक है वो एयर, इट्स कंपोनेंट एंड एटमॉस्फेयर, उसके बारे में हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप कि आप तैयारी करके आए हैं, तो अभी पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पिछला पर रह गया, उसको हम करेंगे पहले। पिछले टॉपिक से क्वेश्चन रह गया, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन आपके लिए अच्छा रहेगा। सिविल राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल बाय होम, नागरिक अधिकार व्यक्ति को किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन रह गया था। और मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को आपको आना चाहिए और इसको जो है पेश करना चाहिए आपके सामने। नेचर के द्वारा दिए जाते हैं, गॉड के द्वारा दिए जाते हैं, या स्टेट के द्वारा, या पीपल के द्वारा। देखिए, नागरिक किसके होते हैं? राज्य के होते हैं, देश के होते हैं। तो ये अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। सिविल राइट्स जो होते हैं वो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछले टॉपिक से रह गया था। अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली हीटेड बाय विच बाय रेडिएशन विच आर मेनली, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उन विकिरणों से गर्म होता है, जो मुख्यतः रेडिएटेड बाय सन होता है, रेडिएटेड बाय लैंड होता है, रेडिएटेड बाय वाटर होता है एंड रेडिएटेड बाय लैंड एंड वाटर होता है। पृथ्वी का वायुमंडल उन विकिरणों से गर्म होता है जो मुख्यतः किसके द्वारा विकिरणित होते हैं? सूर्य के द्वारा, भूमि के द्वारा, पुनः विकिरणित, और पानी द्वारा फिर से विकिरण, और भूमि और पानी द्वारा पुनः विकिरणित। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सन की रेडिएशन होती है वो स्मॉल वेवलेंथ की होती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर प्रवेश तो कर जाती है, ठीक है, लेकिन इनसे हीटिंग नहीं होती है। जब ये टकराती है अर्थ से तो अर्थ की हीटिंग होती है। और जो ये आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, जो भी बॉडी जो है वो ज़्यादा हॉट होती है उससे स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है, और जो कम हॉट होती है, जैसे कि धरती सन जितना तो हॉट नहीं होगी, इसलिए इससे लार्ज वेवलेंथ की वो निकलती है, रेडिएशन निकलती है। और ये लार्ज वेवलेंथ की रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती। इनको ट्रैप कर लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज खासतौर से दो गैसेज मैं आपको बताऊंगा, CO2, CH4, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। तो ये दोनों गैसेज के द्वारा और वाटर वेपर के द्वारा उसको ट्रैप कर लिया जाता है। तो इसी वजह से ये जो रेडिएशन निकले हैं, ये जो ट्रैप की गई है अर्थ से निकले हैं, ठीक है। और अर्थ पे वाटर और लैंड दोनों के द्वारा ये रेडिएटेड किए जाते हैं, ये आपको बता दिया जा रहा है। तो सूर्य का द्वारा जो विकिरण आती है वो एनर्जी तो लिए होती है, लेकिन उससे हीटिंग नहीं होती। हीटिंग होती है भूमि और पानी द्वारा, जो पुनः विकिरणित की जाती है। तो आप जो खाना बनाते हैं, जो तवा होता है रोटी बना, वो तवे से आपको क्या लगता है कैसे रेडिएशन निकलते होंगे? क्योंकि सन जितना हॉट नहीं है तो वो लार्ज वेवलेंथ के रेडिएशन निकलते हैं। ध्यान रखना है हमारी बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो उससे भी रेडिएशन निकलते हैं, लेकिन ये इतना हॉट नहीं है, इससे भी लार्ज वेवलेंथ के रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जो कम हॉट बॉडी होती है उससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो लार्ज वेवलेंथ के होते हैं, और सन जैसी जो बहुत ज़्यादा गर्म बॉडी होती है उससे स्मॉल वेवलेंथ के रेडिएशन निकलते हैं। लार्ज वेवलेंथ के रेडिएशन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, ट्रैप हो जाते हैं, और स्मॉल वेवलेंथ के दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया है डी। अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन क्या कहता है? इफ देयर वर नो एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी,
अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है अर्थ पे तो टेम्परेचर जो है अर्थ पे वो कैसा होगा? यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होगा तो तापमान कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी उसमें, कौन डिक्रीजिंग, ये घटता रहेगा, या इंक्रीज हो जाएगा दिन के दौरान और डिक्रीज होएगा नाइट के दौरान। दिन के दौरान ये बढ़ जाएगा और रात के दौरान ये कम हो जाएगा, अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। इसके पीछे रीजन ये है कि दिन के दौरान अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन का जो रेडिएशन है, सन एक एक एल्बिडो होता है, एल्बिडो होता है जो सन के रेडिएशन बाहर से ही रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं बादलों के द्वारा, बर्फ की चोटियों के द्वारा। तो ये एल्बिडो बढ़ जाएगा और सन का इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप जो है वो बढ़ जाएगा। सन की टोटल जो रेडिएशन है वो धरती तक पहुंचने लग जाएगी और फिर हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो दिन के दौरान तो ये होगा। और रात के दौरान क्या होगा? अभी क्या होता है कि जो हीट रेडिएशंस होते हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है अंदर ही बादलों के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा। अब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रात के दौरान वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और रात के दौरान जो है फ्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब दिन में हम बहुत ज़्यादा गर्मी फील करेंगे और रात को बहुत ज़्यादा ठंड फील करेंगे। इसका सही आंसर ये है सी। तो यहाँ पर देखो वेवलेंथ का बड़ा रोल है, जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का बड़ा रोल मैं आपको बता रहा हूँ और एटमॉस्फेयर का रोल बता रहा हूँ। एटमॉस्फेयर का रोल यही है कि वो जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन उनको ट्रैप करके रखता है, जिससे हमारी धरती जो है वो रहने योग्य है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत फ्रीजिंग हो जाती, हम यहाँ पर लिव कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर ठीक है यहाँ पर, उसको कुछ टाइम के लिए ट्रैप किया जाता है तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन रात को इतना फ्रीजिंग भी नहीं हो पाती क्योंकि एटमॉस्फेयर है, बादल वगैरह है, वो इतना जल्दी से जो इसको इतना ठंडा नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन, ये रह गया, नहीं हो गया। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड टू ओजोन? क्या होगा यदि पर्यावरण में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको ओजोन में कन्वर्ट कर दिया जाए? आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन दो एलिमेंटल फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, O2 के रूप में मिलती है और O3 जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। एटमॉस्फेयर की टोटल लेयर जो है उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर है जिसमें ओजोन होती है। ओजोन समताप मंडल भी इसको कहते हैं। ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, अदरवाइज ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे आ जाएगी और हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है और कैंसर वगैरह कर देती है और बाकी वेजिटेशन जो है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। तो O2 और O3 ये दो एलिमेंटल फॉर्म है। अब ये कह रहा है कि अगर सारी की सारी ऑक्सीजन O3 में बदल जाए तो क्या होगा? वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, ज्यादा O3 हो गए तो हम ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स, ये पॉइजनस हो जाएगी और लिविंग फॉर्म को, देखिए O3 जो है वो प्रोटेक्ट तो करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से O3, लेकिन हम इसको इनहेल नहीं कर सकते, ये पॉइजन का काम करती है। बिल्कुल ये पॉइजनस बन जाएगी और लिविंग फॉर्म को किल कर देगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओजोन इज नॉट स्टेबल हैंस इट विल बी टॉक्सिक, ये स्टेबल है, ओजोन जो है स्टेबल है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ये टॉक्सिक तो हो जाएगी नो डाउट, लेकिन नॉट स्टेबल ये ठीक नहीं है। जब सारा कन्वर्ट हो गया तो ये वैसे भी ऑप्शन ये हम कंसिडर ही नहीं करना। इट विल बी हार्म हेल्पफुल, इट विल हेल्प हार्मफुल सोलर रेडिएशन टू रीच अर्थ एंड डैमेज मैनी लाइफ। तो ये देखो ये तो गलती हो गया क्योंकि ये हेल्प कैसे करेगा हार्मफुल रेडिएशन को, ये तो रोकता है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, तो दोनों ऑप्शन कट गए, हमारा आंसर हो गया बी। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर तो बिल्कुल सीधी लाइन पे चल के निकल गया हमारा। अब ये कह रहा है कि विच टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोस्फेयर, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? वाटर एंड ओजोन। वैसे तो इसके अंदर भी वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है लेकिन ये इसका फॉर्मूला तो H2 है, तो ये ऑक्सीजन का फॉर्म नहीं हुआ। ओजोन ठीक है, ये तो ठीक था लेकिन पूरा ऑप्शन गलत हो गया। वाटर एंड ऑक्सीजन ये भी नहीं है। H2O में हाइड्रोजन भी है तो इसमें ओनली ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। अब है ओजोन एंड ऑक्सीजन, ये दिस इज द राइट आंसर। ये दो फॉर्म मिलती है एलिमेंटल फॉर्म। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी। सी दो रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली हर जगह पाई जा रही है लेकिन O3 जो है स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? देखिए हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, एक नाइट्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और उसके N2 O2 और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे ऑर्गन है और CO2 है। इनको हम देखें, अगर इसकी परसेंटेज देखें तो ये इतना परसेंट होता है, ये 21% होता है। ठीक है, ये 0.93% होता है और ये 0.03% होता है। तो ये इसका सही सीक्वेंस है।
तो ये इतनी सारी ऑक्सीजन है तो सही एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन पौधों को नाइट्रोजन चाहिए ही। पौधों को वो जो है अपने भोजन बनाने के लिए, प्रोटेक्शन जो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म की नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट नहीं ले पाते। ये ले पाते हैं इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के रूप में, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इनको ये ले पाते हैं, और वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में इसका कन्वर्जन जो किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिनको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पानी के अंदर बहुत सारे मिलते हैं। इसके अलावा ये लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, जो द्विबीजपत्री जिनको कहते हैं, जिनके बीज को अगर देखें उसमें दो दो पार्ट होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स के जड़ों में मिलते हैं, जो कि फिक्सेशन करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, उनको भोजन मिलता है पौधों से, और ये बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन फिक्स कर करके देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स के रूप में। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस जो है वो बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट। ये जो प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में नहीं होती है। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 फॉर्म में है तो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, और एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का तो कोई रोल ही नहीं है। देखिए, बहुत सारे जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क नहीं करते हैं। ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है तो एनोरेबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो, और उनके प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाती। इसका सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी कौन सा हो गया ये, ओके। द नाइट्रोजन molecules present in air can be converted into nitrates and nitrites by whom। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है लगभग। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणुओं को किसके द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल। ये तो आंसर मुझे लगता है यही हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी लेकिन देख लेना चाहिए। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल। देखिए, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो कार्बन फिक्सिंग का क्या रोल गया, तो ऑप्शन ही कट गया, ठीक है। उसके बाद है एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो इंडस्ट्रीज के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है वो किया जाता है। इंडस्ट्रीज भी अगर ऐसा करती हैं तो वो बैक्टीरिया की मदद से करती हैं। ये भी आंसर गलत हो गया। द प्लांट यूज्ड एज सीरियल क्रॉप। अनाज की फसलों की, अनाज नहीं लेग्यूम, जो दालों वाले होते हैं ना, दाल वाले, तो यहाँ पे पल्सेज वाला लेग्यूम प्लांट्स होते हैं ना, उसका अगर दिया जाता आंसर तब तो ठीक हो जाता, लेकिन ये अनाज कह रहा है, अनाज से नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो राइट आंसर इज ए। आप सभी आंसर देते रहिए, ठीक है, आंसर देते रहिए और अपने आप को देखते रहिए। कोई बच्चा आंसर दे देता है, गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, उसको रिट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए बाकी बच्चों का आंसर क्या है, और यहाँ से आपको माहौल मिलेगा, फीलिंग मिलेगी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको रिवीजन कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का बढ़िया रिवीजन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को, जो ओल्ड बच्चे हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए, ठीक है। नए नए फैक्ट अगर आपको मिलते हैं उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो साथ में नोट्स लेके बैठे हैं उनको रिवाइज करने का भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है आपको साथ साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड अमोनिया। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें देखिए, मिथेन तो है, CH4 तो है, ठीक है, CO2 भी है, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड एंड अमोनिया, इन पे आपको जो है डाउट है, तो ये तो है और ये नहीं है, तो आपका सही आंसर हो गया। नंबर 1 पे तो ये है, नंबर 2 पे ये है, ये भी आपका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम जब रेस्पिरेशन करते हैं उससे मिलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी निकलती है। ये CH4 जो है ये दलदली एरिया से निकलती है। इसके अलावा जो जानवरों का पेट होता है उसके अंदर भी CH4 निकलती है। गोबर वगैरह कहीं पे सड़ रहा होता है, चीज़ें उससे निकलती है। धान के खेत होते हैं, वहाँ पर पानी भरा होता है तो चीज़ें, वेजिटेशन सड़ रही होती है तो उससे मीथेन बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये एल्केन का टाइप हो गया ना। अब है विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है। CO2 साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन का सर्कुलेशन होता है, एटमॉस्फेयर से लेकर पौधों में अंदर जाता है। तो कौन सी स्टेप जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, देख लेते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर से ये प्रोडक्ट बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज से फिर ये बहुत आदमियों के अंदर जाता है, वहां से वो जो है या तो मल के द्वारा या फिर उसके मरने के बाद जो है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये कार्बन साइकिल उसमें इन्वॉल्व होती है। तो कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल है। फोटोसिंथेसिस ये तो शामिल है। इसमें CO2 प्लस H2O को जोड़ के सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज जो है
फाइनल प्रोडक्ट बनता है CO2 और H2 के कॉम्बिनेशन से सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स के द्वारा जो है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को वो यूज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट देखिए प्लांट एनिमल के अंदर एक सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो एनिमल के अंदर नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट दो तरह का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो आपने फूल देखे हैं उनके कलर को देखे होंगे, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन पत्ते होते हैं, उनका कलर प्रोवाइड करता है। तो ये क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की साइट है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर पौधे पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ये तो ऑप्शन हो ही गया। अब है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? पौधों के पत्तों से पानी जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो हमेशा वाष्प बन के उड़ता रहता है। जो पौधे जो होते हैं उन पौधों के पत्तों में सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, इनको कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इन स्टोमेटा से पौधे जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको लूज कर देते हैं। लगभग 70% के आसपास वाटर जितना पौधे लेते हैं उसको ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा भेजते रहते हैं। तो इसमें कोई भी सर्कुलेशन कार्बन का नहीं हुआ, ये तो H2O का और ऑक्सीजन का, H2O का सर्कुलेशन हुआ है। तो ये ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये जो C6H12O6 बना है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है फिर से CO2 में, H2O में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर तो सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये आंसर हो गया इसका। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो, आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स आपके रूप में पेट्रोलियम आपने पढ़ा होगा। पेट्रोलियम से इतने सारे फ्यूल निकाले जाते हैं, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, वैक्स निकाला जाता है, डाई निकाली जाती है, केरोसिन निकाला जाता है। जब इनकी बर्निंग होती है तो ये हाइड्रोकार्बन कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो वापस CO2 जो एटमॉस्फेयर से हमने फिक्स की थी वो वाटर जो है वो वापस उसमें चली गई है। रेस्पिरेशन में भी CO2 वापस चली गई है। तो सर्कुलेशन ऑफ कार्बन दिखा जाए तो बी आंसर जो होगा इसमें, ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी सभी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ओजोन होल मीन्स, ओजोन होल का मतलब क्या है? ओजोन होल क्या है असल में? देखिए ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ए लार्ज साइज होल इन द ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, स्मॉल होल स्कैटर्ड इन द ओजोन लेयर एंड थिकनिंग ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। ओजोन परत में एक बड़े आकार का छेद होता है, ये परत का पतला होना इसको कहते हैं, या उसमें बिखरे हुए छोटे छोटे छेद हैं, या फिर ओजोन परत में ओजोन का मोटा होना। देखिए वैसे तो इसका नाम है ओजोन छेद है, लेकिन ये कोई छेद नहीं है, ये थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो पतली होती जा रही है उसकी जो मोटाई है उसको नापते हैं, और जो पतली होती जा रही है उसको कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, पूरा छेद नहीं हुआ है। तो ये इसका आंसर सही हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो दिस इज आवर 11th क्वेश्चन। ठीक है, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ व्हाट? जो ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वो डिप्लीट क्या हो रही है? स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, जहां पर आप सभी जानते हैं कि ये 50 किलोमीटर तक होता है, और इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है। आपने देखा है ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ट्रोपोस्फेयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सौर मंडल के अंदर, तो टेम्परेचर जो ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर डाउन आता जाता है, और ट्रोपोपोज के बाद जो है टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फेयर आ गया। इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, तूफान आना या बारिश आना, ओले पड़ना, बिजली कड़कना यहीं पे होती है। समताप मंडल जो है काल्म एरिया है, इसलिए समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही जो है आप सभी जानते हैं जो वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं। अब है कि इसके समताप मंडल के अंदर ही एक ओजोन लेयर है, वो क्यों डिप्लीट होती जा रही है, ये आंसर है। देखिए ओजोन लेयर के पीछे जो डिप्लीट होने का कारण जो मैन मेड है, ना कि नेचुरल है। मैन मेड रीजन है क्योंकि मैन ने कुछ ऐसे फ्रीजिंग एजेंट बनाए, वो जो रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, फ्रीजिंग एजेंट, इनको फ्रीऑन गैस भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको फ्रीऑन गैस भी कह दिया जाता है। ये फ्रिज के अंदर और AC के अंदर यूज किए जाते हैं, और इसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे, ये जो है बहुत ज़्यादा डिप्लीशन करते हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ टाइम है ना वो फिर भी कम थी। फिर हमने बनाए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कम क्वांटिटी में होते हुए भी फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। दोनों ही कार्बन को जो है ये फ्लोरीन और क्लोरीन वाले जो प्रोडक्ट हैं, उन दोनों से ही ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में तो CO2 निकलेगी, SO2 निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये निकलेगा। ठीक है, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट में भी हम फ्यूल यूज करते हैं तो वो ये यूज निकलते हैं। अब है एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड कंटेनिंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है,
फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो फोम इंडस्ट्रीज में भी इनको यूज किया जाता है, ध्यान रखना फोम इंडस्ट्री में भी इसको इनको यूज किया जाता है। तो ये CFC और SFC फ्लोरीन क्लोरीन कार्बन है, इन कंपाउंड है, इनकी वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन हो रहा है। एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब ये है कि डिफोरेस्टेशन का मतलब है CO2 से और O2 से कन्वर्जन से। जब प्लांट्स ज्यादा होंगे तो CO2 से O2 कन्वर्ट होता रहेगा, और प्लांट्स कम हो जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा इनके कंपैरिजन में। तो ये तो CO2 और O2 का है, ना कि CFC और SFC का। तो हमारा सही आंसर हो गया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, ये इनमें से कौन सी एनवायरनमेंट की रिसेंटली ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम है? देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन मैन मेड है ना, इससे पहले नहीं होता था मैन मेड, हमने फ्रीजिंग एजेंट बनाए, और ये ओजोन डिप्लीशन की वजह से फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे आना शुरू हो गए हैं, और कैंसर की घटनाएं बढ़ती रह जा रही हैं, कैंसर की बीमारी। तो ये तो हमारा मैन मेड है नो डाउट, क्योंकि हमने CFC और SFC बनाए अपने फायदे के लिए। हम AC और फ्रिज के बगैर नहीं रह सकते हैं, AC पूरा दिन ऑन चाहिए हमें। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग देखिए एक चीज होती है, एक होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमेशा से होता रहा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है जो सन की रेडिएशन आती है वो स्मॉल वेवलेंथ की वाली, ठीक है, वो जब धरती से टकराती है, धरती की हॉट होती है, तो इससे जो वेवलेंथ निकलती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली हीट रेडिएशन, इसको ट्रैप कर लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, CO2 के द्वारा। इससे तो हमारी धरती पे लाइफ पॉसिबल हुई है। लेकिन हमने क्या किया, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ा दिया है, को बढ़ा दिया है बर्निंग ऑफ फ्यूल के द्वारा और ऑटोमोबाइल यूज करने के द्वारा इसको बढ़ा दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जितना टेम्परेचर अर्थ का था उससे ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है, ऊपर से हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया। इसकी वजह से जो CO2 है उसको O2 में भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में वार्म होने लगा है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी मैन मेड ही है, ये भी है, और रिसेंट में ही शुरू हुआ है। तो ऑल ऑफ द वो हमारा सही आंसर हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिए, मुझे लगता है आपको लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा। when we breathe in air when we breathe in air nitrogen also goes inside along with oxygen। जब हम सांस लेते हैं, जब हवा में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है, यहाँ तक तो ठीक है। इस नाइट्रोजन का क्या भाग्य है, मतलब आगे इस नाइट्रोजन के साथ क्या होता है? तो इट मूव्स अलोंग विद ऑक्सीजन इनटू द सेल, ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ चलता है। उसके बाद इट्स कम आउट विद CO2 ड्यूरिंग द एक्सेलेशन, ये सांस छोड़ने के दौरान यह CO2 के साथ बाहर आ जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली बाय द नेजल सेल, ये जो नाक की कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ही ऑब्जर्व होता है, अवशोषित होता है। नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी मोर इन द सेल सो इट इज नॉट एट ऑल एब्जॉर्ब्ड। तो इसका सही आंसर आप बताइए, आपको इसका वो सोचिए जब तक मैं आपको थोड़ी सा कुछ बातें बताता हूँ। देखिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को करने के दौरान आपकी अक्सर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। मैं इस क्रिटिशन को हमेशा बताता हूँ कि पहले आपको लोग कि आपके ऊपर लाफ करेंगे, आपके एफर्ट का मजाक बनाएंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे, इवन आप किसी और के लिए भी मेहनत कर रहे हैं वो भी आपके एफर्ट का मजाक बनाता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप अपने आप को क्या किस रूप में देखते हैं, आपका अपने रूप बारे में विजन क्या है, आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी सेल्फ जो रिस्पेक्ट कितनी है। आपकी ये रिस्पेक्ट मैटर करती है, कोई और आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, उससे डिपेंड उससे फैक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई आपकी मेहनत पे मजाक बनाता है, ठीक है, आपका हार्ड वर्क है, देखिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपका मजाक बनाया जा रहा है, मतलब उस अगले सामने वाले बंदे के अंदर पागलपन है। आप एक सही काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आपके हार्ड वर्क का कोई मजाक बनाता है, इसका मतलब वो पागल है, क्योंकि उसको वो काम की वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको लगता है कि आप बिना बात व्यर्थ में वो कर रहे हैं। लेकिन आपके हार्ड वर्क की वैल्यू आपको तो पता है ना, तो आपको उस चीज को एक चैलेंज के रूप में लो, एक तो दूसरा उसको एक मोटिवेशन के रूप में बना लो। देखिए आपको आपके एक कहावत है कि दुनिया आपको पत्थर मारती है, उस पत्थर से अपनी नींव बना लो, पत्थर को इकट्ठा करो और अपने लिए जो है एक बढ़िया नींव बना लो, ठीक है, वो पत्थरों को अपनी नींव में यूज करो। चैलेंजेस हैं वो, उनको पता ही नहीं है वैल्यू चीज़ों का। आप मेहनत कीजिए किसी के लिए, तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करता, तो आप तो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं ना। अब इस वो सामने वाला आपकी वैल्यू करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है, अपने हार्ड वर्क को अपने आप वैल्यू देनी है। आपका हार्ड वर्क आपके लिए है, ना कि दूसरों के लिए। अब वो पहले तो आप पे हंसेंगे, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप पहले तो आप पे हंसेंगे, उसके बाद जब आप फिर भी लगेंगे तो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि आप वेस्टेज कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हैं, घर वालों के पैसे उड़ा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे देन दे विल फॉलो यू, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हमें भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पहले वो क्रिटिसाइज भी करते थे, हंसते भी थे, ठीक है, और वो कहते थे कि यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी बच्चों के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अपने हार्ड वर्क को कभी मत छोड़ना, यह हार्ड वर्क जो है ना आपके आपका सेल्फ है,
ठीक है, अपने लिए लड़ रहे हो, अपने लिए ज़िंदगी में लड़ना ही पड़ेगा। अपने जीवन के संघर्ष को पहचानना है, अपने जीवन को संघर्ष को जीना है, ठीक है? संघर्ष का जीवन अगर जी लिया आपने, तो आपको कभी भी जो है सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए अब हम थोड़ा-सा रेस्ट देना चाहता था, असल में ये क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल ज़्यादा हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा बीच में रोक लेते हैं। तो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, नाइट्रोजन आल्सो गोज़ इनसाइड अलोंग विद ऑक्सीजन। जब हम हवा में साँस लेते हैं, तो इसका सही देखिए, हमारे शरीर के ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है? ये एक तरह की प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है, इसी हीमोग्लोबिन को खाने के लिए मच्छर जो फीमेल मादा फ्लीज एनाफिलीज आती है, एडिज आती है, क्योंकि उसको अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो इसको खाने के लिए आती है। तो हीमोग्लोबिन जो है, ये इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका जो आयरन से बना होता है, और इसकी खास बात ये है कि ये ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है, ठीक है? ऑक्सीजन को तो अकेला हीमोग्लोबिन ही करता है, लेकिन CO2 को तो हीमोग्लोबिन भी कर लेता है और प्लाज्मा भी कर लेता है, ठीक है? कार्बोनेट के रूप में, ठीक है? CO2 को प्लाज्मा के रूप में, कार्बोनेट के रूप में जो है प्लाज्मा भी कर लेता है, सॉरी। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन तो कर ही लेता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाए तो ये जहरीली एक चीज बना लेता है, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जब ये बन जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाकी किसी के साथ नहीं जुड़ता, इसलिए कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल CO बढ़ रहा है, और आपके शरीर के अंदर CO जब जाएगा तो ये इतना स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा कि बाकी चीज़ों के साथ हीमोग्लोबिन का कम्बिनेशन नहीं हो पाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, तो आपके शरीर के अंदर पॉइजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन का रोल की हीमोग्लोबिन O2 और CO2 और CO को ट्रांसफर करता है, ना कि नाइट्रोजन को। तो अंदर नहीं जाएगा, कोशिकाओं के अंदर नाइट्रोजन नहीं जाएगी। तो ये जो कह रहा है ना, ये सेल के अंदर, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब है इट कम आउट विद CO ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। बिल्कुल, एक्सहेलेशन के दौरान जो है ये लंग्स तक जाएगा तो सही, लेकिन लंग्स में अंदर नहीं जाएगा और वापस आ जाएगा। ये हमारा आंसर सही हो गया। इट इज एब्जॉर्ब बाय नेचुरल सेल, ये गलत है। हमारा सेल के द्वारा ऑब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होता, पहले फेफड़ों में जाती है हवा। उसके बाद नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ऑलरेडी मोर इन द सेल, सो इट इज नॉट एट ऑल एब्जॉर्ब, ये भी गलत है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की कहाँ से आ गई, जब नाइट्रोजन अंदर जा ही नहीं रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये कार्बन साइकिल का सही सीक्वेंस आपसे पूछा है। देखिए, CO2 इन एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है, वहां से फिक्सेशन किया जाएगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। पहले पहले इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लांट के द्वारा कन्वर्ट किया गया, यहाँ तक ये ठीक है। ये तो हमारा गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट्स में जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसमें ग्लूकोज वगैरह बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनाया जाता है, और फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल में आ जाते हैं, हमने खा लिया, ठीक है। और फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉइल, जैसे हमारे मल के द्वारा या हम डेड हो जाते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो फिर सोइल में वो मिल जाता है। मुझे ये वाला सही लग रहा है। बाकी को भी देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनेट्स इन वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर इन प्लांट, ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल एंड स्क्वेवेंजर, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स इन वाटर, ये नहीं है, क्योंकि ज्यादा फिक्सेशन जो है वो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल्स, ये तो वैसे ही गलत हो गया, पहले एनिमल्स के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ये बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय। हमने देखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ के ऊपर कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, कुछ ए बायोटिक होते हैं। बायोटिक वे होते हैं जो कि लिविंग बींग से हमें मिलते हैं, और ए बायोटिक जो नॉन लिविंग से मिलते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर जो है, यानी कि प्लांट्स है जो कि खाने का निर्माण करते हैं, तो लिविंग बींग है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। कंज्यूमर क्या होते हैं, जैसे हम है, एनिमल है, तो हम कंज्यूम करते हैं खाने को, तो हम भी जिंदा हैं, हम भी लिविंग बींग है, तो ये भी नहीं है। डिकम्पोजर जो खाने को तोड़ देते हैं, जैसे स्क्वेंजर, ये बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो ये भी लिविंग बींग है, तो ये भी बायोटिक ही हो गया। और इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो एयर इज ए बायोटिक, ठीक है। एयर है, सोयल है, ये सारे ए बायोटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट आ गया ये। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाता है, इट वुड नॉट काज व्हाट। देखिए, वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो इसकी वृद्धि का कारण क्या नहीं होगा। मतलब तीन ऑप्शन होंगे जो इसकी वृद्धि से हो जाएंगे, और एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। देखिए, मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करने लग जाएगी, तो ये तो ऑप्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला एक मिल गया। इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, बिल्कुल CO2
जो है अगर बढ़ जाती है तो माना जाता है कि जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी तो कार्ब फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमें मिल गया है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग होगी, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमने देखा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तो होगी, तो ये तो पहले वाले का ही एक एक एप्लीकेशन हो गई। तीन मिल गए। अबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट, कह रहे कि रेगिस्तानी पौधों की बहुतायत हो जाएगी, नहीं ये गलत है। जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो जो सभी जगह पर जो भी पौधे हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, ये माना जाता है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोस्फेयर मेनली बाय, वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से किसके द्वारा लौटाई जाती है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, नहीं जी, इससे तो CO2 लौटाई जाती है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के द्वारा देखिए, चाहे वो प्लांट्स रेस्पिरेशन करें या एनिमल, दोनों ही रेस्पिरेशन करते हैं और दोनों के द्वारा CO2 को छोड़ा जाता है, ना कि ऑक्सीजन को, ये भी गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस ही सही है, इसके द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। फंजाई भी वही, इसके द्वारा भी नहीं छोड़ा जाता, तो हमारा सही आंसर हो गया सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहले भी हो चुका है मुझे लगता है। ऑक्सीजन ही इज हार्मफुल फॉर व्हाट? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के लिए जो है, देखिए फंस के लिए नहीं, उनके लिए भी नहीं, मैंगो ट्री के लिए भी नहीं। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है ना, उनको ऑक्सीजन की एनोरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो इसके इसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ना तो फोटो से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो ये एक टर्म एनसीईआरटी से उठाई गई है, इसलिए आपका ये आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। नहीं, अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। Pressure is associated with cloudy skies and wet weather, and this pressure is associated with clear and sunny sky. ठीक है, तो कौन सा प्रेशर, अगर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, लो एयर प्रेशर होगा, तो उसके से जो है क्लाउडी स्काई हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जब धरती पर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ की एयर ऊपर उठने लग जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और आसपास की एयर चारों तरफ से आके यहाँ आती है, और इसकी वजह से फिर मैकेनिकल तरीके से जो है हवा को ऊपर उठाया जाता है, और ये यहाँ पर क्लाउड्स बन जाते हैं और बारिश होती है। तो यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए पहले पे, तो ये दोनों तो कट ही गए। अब लो प्रेशर, और ये कह रहा है कि यहाँ पे क्लाउडी स्काई हो जाएगा और वेट वेदर यानी कि बारिश होगी, बिल्कुल ठीक है। अब है हाई प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर, ये वाला हमारा हो गया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। जब हाई प्रेशर होता है तो हवा नीचे की तरफ बैठती है, ठीक है, तभी तो हवा प्रेशर ज़्यादा मारेगी, ठंडी हवा नीचे की तरफ बैठती है, इसकी वजह से बादल बनेंगे ही नहीं। ऊपर जाने के बाद हवा जब ठंडी होती है तभी बादल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नीचे बैठ रही है, तो यहाँ पे क्लियर स्काई होगा, तो हमारा सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट प्लेन्स फ्लाई इन द स्काई लीव ए डैश ट्रेल बिहाइंड देम। जब जेट प्लेन जो है स्काई में लीव करते हैं, उड़ते हैं, तो अपने पीछे कैसी एक ट्रेल, पूंछ छोड़ देते हैं? ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की, ग्रे कलर की। आप सभी ने देखा है कि जहाज जब चलते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो वो अपने पीछे, खासतौर से सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि अपने पीछे वो कुछ लेयर छोड़ देते हैं, जो इंजन से उनकी भाप निकली है, हवा निकली, वो निकली है, जो क्या कहते हैं, धुआं निकला है, तो वो किस रंग का होता है, कैसे वो छोड़ देते हैं? तो आप सभी को पता है कि वो सफेद रंग की एक ट्रेल छोड़ देते हैं, इसका सही आंसर ये है। जेट प्लेन कहाँ पर उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में, उसके लिए सबसे आइडियल कंडीशन होती है, जहाज जब उड़ते हैं तो आपको बादलों के ऊपर लेके जाया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर क्या है? ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ऑफ एयर या किसी और चीज़ की, उसकी डिग्री नापने के लिए हम टेम्परेचर यूनिट का यूज़ करते हैं। तो इसकी बहुत सारी, असल में इसकी बहुत सारी यूनिट है, मीटर तो है नहीं, ये तो काट ही दो, ये इसकी यूनिट नहीं है। इसकी फ़ारेनहाइट भी है, आप देखते हैं कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट देखते हैं कितना टेम्परेचर हुआ है, फिर 101 हो गया, 102 बुखार हो गया, ये देखते हैं फ़ारेनहाइट में। केल्विन भी होता है और सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इसको पहले सेंटीग्रेड कहा जाता है, अब सेल्सियस कहा जाता है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है आइडियल टेम्परेचर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतने में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड यूनिट इसकी है केल्विन। ठीक है, एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है, इसका सही आंसर ये। अब बात करते हैं, व्हेन वाटर evaporates फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम। जब डिफरेंट लैंड बॉडी से और भूमि से जल वाष्पित होता है तो यह क्या बन जाता है? तो सीधी सी बात है, अभी तो वो वाष्पित हुआ है तो वाटर वेपर ही बना है, उसके बाद कंडेंसेशन होगा तो बाद की बात है। ठीक है, बर्फ हिमपात, ये तो बाद की, ये तो कंडेंसेशन की बात है ना। अभी इवेपोरेशन के बाद तो जल वाष्प ही बना है, अब कंडेंसेशन ऊपर जाके होगा, कंडेंसेशन के बाद पूछता तो ये आंसर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया हमारा
23वां क्वेश्चन, कोल्ड एयर इज डैश देन हॉट एयर। ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा से छोटी, स्मॉल एंड हैवी होती है, डेंसर होती है एंड हैवी होती है। ये सही है। जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, हवा सिकुड़ जाती है, इसलिए वो डेंस तो बनी जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है उसके ऊपर, नीचे की तरफ बैठेगी और वो प्रेशर से कंडेंस होती चली जाएगी। और उसके साथ साथ भारी हवा जो भी हो जाती है क्योंकि कंडेंस डेंसिटी बढ़ गई है ना इसकी। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जब हवा में टायर, आप घर से चलते हैं तो आपको लगता है कि टायर में, गाड़ी के टायर में हवा कम है, लेकिन जो गर्म रोड पे जाते हैं तो वो हवा फुल हो जाती है क्योंकि गर्म हो गई, वो एक्सपेंड हो गई है, और एक्सपेंड होगी तो वो लाइट भी हो जाएगी। ठीक है। तो सर्दी में आपको थोड़ा सा जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा डलवाना पड़ता है क्योंकि सिकुड़ जाती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जब आप सीएनजी डलवाते हैं अपने गाड़ी के अंदर, तो सीएनजी सर्दी में ज़्यादा आती है क्योंकि उसमें कंडेंस हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा सिकुड़ जाती है, इसकी वजह से उस सिलेंडर के अंदर ही ज़्यादा आ जाती है वो, और गर्मी में इसके कंपैरिजन में कम आती है, तो इसे सघन और भारी हो जाती है। ठंडी हवा जो ज़्यादा डेंसर होती है, और डेंसर है तो भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी विंड जो है वो पूरे वर्ष में विशेष दिशा में लगातार चलती रहती है। तो जो लगातार चल रही है इसका मतलब वो परमानेंट विंड है। ठीक है, और एक दिशा में चलती रहती है, तो ये ट्रेड विंड है, ये भी उसी के पार्ट होती है। ट्रेड विंड जो होती है, या फिर वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, ये सारी की सारी परमानेंट विंड है। इन्हीं के अंदर कहीं कहीं पर हवाएं जो अपना डायरेक्शन बदलती है उनको सीजनल विंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे मॉनसून विंड है। ठीक है, और लोकल विंड है तो जो कुछ एक लोकलाइज्ड एरिया में, जैसे लू है, उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट भारत में चलती है। ठीक है, डायरेक्शनल विंड तो नाम ही गलत है। ये सही आंसर हो गया परमानेंट। इसके अलावा बाकी टाइपों की सीजनल, जैसे मानसून है, जैसे सीजन बदलता है इसकी डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाती है। पहले ये नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है सर्दी में, विंटर में, और जब ये गर्मी आती है तो ये साउथ वेस्ट मानसून हो जाता है। ठीक है, और लोकल विंड लू है, जैसे गर्म हॉट एयर जो अपना राजस्थान में या उत्तर भारत में चलती है, ये बिल्कुल लोकल विंड है। और मानसून विंड तो आप देखिए पूरे पाकिस्तान को, इंडिया को, इस तरह साउथ ईस्ट एशिया को, चाइना को, सबको अफेक्ट करती है। ठीक है, ये लोकल विंड नहीं होगी, ये सीजनल होगी, सीजन पे अपना डायरेक्शन बदल देती है। क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोस्फेयर क्रिएट्स व्हाट। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है वो क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी, कार्बन इफेक्ट करेगी, अर्थ इफेक्ट करेगी, या डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी। CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी वजह से अर्थ जो है वो लिवेबल है, रह सकते हैं हम इस पे, इसने हैबिटेबल बनाया है अर्थ को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर ज़्यादा ट्रैपिंग होती है हीट की, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग में बदल जाता है। और इसके बड़े हार्मफुल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। क्या क्या इफेक्ट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो ऑप्शन में कभी ना कभी आएगा। चलिए, ये क्या है, इज द और टू और डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर। ये जो है ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है कि ये कौन सी चीज़ है जो कि घंटे के घंटे चीज़ें बदलती रहती है, डे टू डे कंडीशन है एटमोस्फेयर की, जिसको हम नोट करते हैं। ये विंड नहीं है, एटमोस्फेयर की कंडीशन ये नहीं होती। सीजन, सीजन भी नहीं है, सीजन तो डे टू डे नहीं होगा। ठीक है, और टू और भी नहीं होगा। क्लाइमेट क्या है, 25 से 30 साल का जो एक जगह का जो क्लाइमेट है उसका एवरेज निकाल के जो आंकड़े बनाए जाते हैं, ये है। तो ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर हो गया वेदर, मौसम। ठीक है, मौसम अच्छा हो गया है। ठीक है, थोड़ी देर पहले गर्मी थी, अब हवा चल पड़ी है, तो देखिए आधे घंटे में ही मौसम अच्छा हो गया। ये हो गया। अब है, एज वी मूव इन द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम अप जाते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो, एयर प्रेशर जो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, ये तो गलत हो गया, डिक्रीज होता है ऊपर जाने पे। नीचे जाते हैं तो एयर प्रेशर बढ़ता है, ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है कम हो जाता है। जैसे हम नीचे जाते हैं डज नॉट चेंज, ये भी गलत है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है, बिल्कुल ठीक है। अर्थ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एयर की डेंसिटी ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा है, इसके लिए नीचे जाएंगे तो ऊपर डेंसिटी कम होती चली जाती है। दूसरा, हमने एक और बात बताई थी कि ऊपर जाने पर आपका एयर अभी यहाँ पर है तो आपको इतने, आपके ऊपर इतना एयर का प्रेशर है, इतने बड़े कॉलम का एटमोसफेयर मान लीजिए इतना है, तो और अगर आप कहीं पहाड़ पे है या किसी प्लेन में बैठे हैं तो आपके पास इतनी सी एयर का प्रेशर है, तो वैसे भी प्रेशर कम हो गया, तो ऊपर जाने पर एयर प्रेशर फॉल होता है। ये हमारा सही आंसर हो गया। अब नए क्वेश्चन पे बात करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, ग्रीन प्लांट्स यूज
डैश टू मेक देयर फूड एंड रिलीज डैश। तो ग्रीन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और हीलियम रिलीज करते हैं, ये तो गलत हो गया। ग्रीन प्लांट्स प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ये भी गलत हो गया। हीलियम यूज करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ये भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, आप ऑप्शंस को जो है थोड़ा ध्यान से देखा करो क्वेश्चन के निकालते टाइम। वट इज रिलीज इन द एयर फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल। ईंधन के जलने से हवा में क्या निकलता है जब ईंधन जलता है? तो ईंधन जब जलता है तो उसमें वो हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो कार्बन रिलीज होता है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं, ये भी नहीं, हीलियम नहीं। NO2 होता तो कुछ सोच सकते थे, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, हीलियम नहीं निकलती है। ठीक है, हमारा सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन फिक्सेशन हो रखा है उसमें। ये लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे, इसके अलावा हमारे पास अभी भी 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम बाद में लेके आएंगे क्योंकि बड़ा से लंबा सेशन हो जाता है। 30 क्वेश्चन में बहुत इनफ है, आपका अच्छा रिवीजन हम साथ साथ एक्सप्लेन करके करवा भी रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रेनफॉल। इनमें से कौन सा वर्षा का प्रकार नहीं है? भौगोलिक वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल, और साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल और सीजनल रेनफॉल, ये नहीं है टाइप। ठीक है, कन्वेक्शन कैसा होता है? जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, तो ये कन्वेक्शन करंट बन जाते हैं, इसे कहते हैं संवहनीय धारा। हवा अगर ओरिजेंटल चलती है तो उसको विंड कहते हैं, एयर इन मोशन इज कॉल्ड एज विंड। और अगर वर्टिकल चलती है तो उसको करंट कहते हैं, तो ये कन्वेक्शन करंट बन जाते हैं। ऊपर जाके टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है तो ये हवा जो है कंडेंस होकर बादल बनाती है और बारिश होती है, दिस इज कन्वेक्शनल। चक्रवाती क्या होता है कि किसी स्थान पर अगर एकदम से, ये तो भूमध्य रेखा पर होता है, 0 डिग्री पे रोजाना, 0 डिग्री पे रोजाना दोपहर 2 बजे जो है बारिश होती है इसी प्रोसेस से। अब लैंड की बात करें, लैंड पे कहीं पर अगर टेम्परेचर बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि हवा सारी गर्म होकर ऊपर चली गई है, तो लो प्रेशर बन गया है, तो चारों तरफ से हवा आती है। ठीक है, चारों तरफ से हवा यहाँ आती है और मैकेनिकल तरीके से आपस में टकराती है, रास्ता नहीं मिलता, तो मैकेनिकल तरीके से वो ऊपर उठना शुरू कर देती है और बहुत तेज गर्जन के साथ बारिश होती है और एक एक 1.5 घंटे में साफ भी हो जाता है, इसी साइक्लोनिक रेनफॉल होगी। अब है ओरोग्राफिक। हवा सीधी चल रही है, उसको बारिश नहीं करनी थी नॉर्मली, तो रास्ते में उसको कोई पीछे से हवा रेगुलर आ रही है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, रास्ते में कोई अवरोध आ गया, पहाड़ आ गया, तो इससे टकरा के ये ऊपर की तरफ उड़ेगी, ऊपर उठेगी, तो ये टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, ऊपर जाके टेम्परेचर कम होता है और बादल हो गए और बारिश हो गई, पर्वतीय वर्षा कहते थे इसको। ठीक है, मौसमी वर्षा का इसका टाइप नहीं है। तो यहाँ पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा है, अगर यूजफुल लगा है तो आप प्लीज़ आप इसको लाइक भी कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको सब अभी अभी जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन के लिए ये अच्छा टॉपिक है, बाद में इसको रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट इसके अंदर हैं। और किसी को कुछ भी डाउट रहा है किस क्वेश्चन में, वो कमेंट में आपसे पूछ सकता है, डाउट पूछ सकता है हमारे कमेंट में। और आपको यूजफुल लगा तो कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, जरूर देना चाहिए आपको। ठीक है, फीडबैक, ताकि और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो जाए। तो आप सभी बच्चों को ये कैसा लगा? सोना होता है ना, सोना, वो जब आग में तपता है तो आग में तप के ही उसमें चमक आती है। ठीक है, कोयला और डायमंड दोनों ही कार्बन के रूप है, लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अप्रूप है। और लेकिन आपने देखा है कि दोनों की वैल्यू कितनी होती है। डायमंड ने थोड़ा प्रेशर ज़्यादा और झेल लिया है, ठीक है, और ज़्यादा हीट झेल ली है, तो ये डायमंड बन गया है। ठीक है, जितना ही आग में तपता है उतना ही निकलता है सोना, ध्यान रखना। तो अपने आप को सोना बनाना है तो आग में झोंक दो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक कोटेशन है रश्मि रथी की, मैं बार बार आपको बताता हूँ, उसमें कहता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर। ठीक है, कौरव तो महलों में रहे इतने, इसलिए उनको इतना निखार नहीं हो पाया, लेकिन वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, उन्होंने बाधा विघ्नों को चूमा, उनको उनसे जी नहीं कतराया। ठीक है, बाधा विघ्नों, सह धूप घाम पानी पत्थर, धूप और घाम और पानी और बरसात और पत्थरों पे पैदल चल के वो अपने आप को तपा रहे हैं, पांडव आए कुछ और निखर। और मैं आपको कहता हूँ कि सौभाग्य न हर दिन सोता है, लगे रहिए। देखिए, एक बार आपकी किस्मत ऐसी जागती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता था और किस्मत एक बार ऐसी जागती है जब आपका मेहनत का लेवल बढ़िया हो जाता है। ठीक है, आपकी मेहनत में रंगत आ जाती है, तो आपकी किस्मत ऐसी जागती है कि लगातार 1 से 3 4 साल तक, जब तक आप अप्लाई करते रहते हैं, आपके धड़ाधड़ सिलेक्शन होते रहते हैं। कोई माई का आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाता, वो किस्मत आपकी है, वो आपने बनाई है, अपने हार्ड वर्क से बनाई है। तो सौभाग्य ना हर दिन सोता है, मायूस होने की जरूरत नहीं है अगर पहले सिलेक्शन नहीं हुआ है।
देखें आगे क्या होता है, अगर हार्ड वर्क करेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी वीडियो जरूर फीडबैक दीजिए, और इसके अलावा रेगुलर रहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने केवीएस के जो हमसे जुड़े हुए पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया है। उसमें मैंने लगभग 50 के आसपास स्टूडेंट है, और उन 50 स्टूडेंट को रेगुलर जो है पढ़ाई के लिए जो है टच में रहने के लिए रिवीजन करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका सिलेक्शन हो। बाकी बच्चे अगर रह रहे हैं तो उनको भी एक ग्रुप बना देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको रोजाना टेस्ट ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे टारगेट आपको दिए जाते हैं, अदरवाइज फिर ग्रुप से आपसे निकाल दिया जाएगा। और बिल्कुल स्टडी के पर्पज से ही आए उस ग्रुप में। ठीक है, स्टडी पर्पज से आए, स्टडी के अलावा वहाँ पर किसी और पर्पज से ना आए, क्योंकि फिर उससे निकाल भी दिया जाएगा। या वहाँ से हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो बच्चे हम पे फेथ रखते हैं, हम पे विश्वास रखते हैं, उन बच्चों को कुछ ना कुछ क्वालिटी से कुछ चीज़ें रिवाइज करवाई जाए। जल्दी ही साइंस के टेस्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, साइंस के टॉपिक्स पे काम शुरू हो चुका है, और साइंस के टेस्ट में शुरू कर रहा हूँ। मैं और एक दूसरे टीचर जो है वो साइंस पे काम कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर आपको करवाएंगे। तो आपको काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे के जो फीडबैक आए हैं वो मुझे अच्छे लगे। आप हमें फीडबैक देते रहिए। केवीएस कोर्स के लिए आपने जो फीडबैक दिए वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, और ऐसे फीडबैक देते रहिए। आप जो है देखिए, टीचर के लिए स्टूडेंट भी टीचर होते हैं। अगर स्टूडेंट काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं तो टीचर भी अपडेट रहता है। तो हमें अपडेट करने के लिए थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।